students, I am Nirmala Pandey. Welcome you all in same classes. So students, today we are going to study about a brief account of evolution. अभी जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो क्या है, इवोल्यूशन है। अभी तक की क्लास के अंदर आपने पढ़ा कि किस तरीके से जो लाइफ थी ओरिजिनेट हुई ऑन दिस अर्थ। फिर हमने पढ़ा कि कौन कौन सी थ्योरीज थी इवोल्यूशन की जो कि दी गई बाय डिफरेंट साइंटिस्ट, नेचुरलिस्ट भी थे उसके अंदर कुछ एक। तो अब हम पढ़ेंगे इसके अंदर कि इवोल्यूशन जो था वो ओवरऑल किस तरीके से टेक प्लेस किया, यानी कि जब जो लाइफ थी वो अर्थ के ऊपर अराइज हुई, ओरिजिन ऑफ लाइफ अर्थ के ऊपर टेक प्लेस किया। और आज के टाइम पे जो मॉडर्न लाइफ हमें दिख रही है, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो किस तरीके से क्या हुए, फॉर्म हुए। तो इस क्लास के अंदर हम मेनली पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में, और वहां से जो हमारा मॉडर्न लाइफ है वो वहां तक का जो उसकी जर्नी रही है वो किस तरीके की रही है उसके बारे में स्टडी करेंगे। फर्स्ट देखो, जो हमारी लाइफ थी, इट इज बिलीव दैट जो हमारी फर्स्ट सेल थी वो फॉर्म हुई ऑल अबाउट 2000 मिलियन ईयर्स अगो। हियर दीज टर्म्स स्टैंड्स फॉर M फॉर मिलियन, Y से ईयर्स एंड A फॉर एगो। ठीक है, तो जहां भी हमने MY लिखा है इट मींस मिलियन ईयर्स अगो, यानी इतने मिलियन ईयर्स पहले जो सेल थी वो फॉर्म हुई। एज यू नो, जो हमारी सेल फॉर्म हुई उसके लिए जितने भी मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट थी वो हमने एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप पढ़ा, जिसमें हमने कहा था कि मिलर और यूरे जो दो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया था, एक एक्सपेरिमेंट किया था, और उस एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्होंने प्रूव किया कि जो वहाँ पे उस टाइम पे अर्थ के ऊपर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट थे ऑन दैट प्रिमिटिव अर्थ, वो क्या हुए, कन्वर्ट हुए ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के अंदर, जो कि क्या है बाद में फ्यूचर में जो सेल थी या जो लाइफ थी उसको फॉर्म करेंगे। नाउ हियर यू हैव टू रिमेंबर, जो ये सेल फॉर्म हुआ यानी जो लाइफ ओरिजिनेट हुई वो ओरिजिनेट हुई थी इन दी वाटर। ठीक है, जब हमने अर्थ की फॉर्मेशन को पढ़ा था तो उसमें हमने कहा था कि जब अर्थ फॉर्म हुई तो उसके काफी टाइम के बाद क्या हुआ, जो रेन थी वो फॉल हुई। रेनफॉल होने की वजह से जो अर्थ के ऊपर काफी सारे डिप्रेशन प्रेजेंट थे उनके अंदर क्या हुआ, जो वाटर था वो क्या हो गया, फिल हो गया। अब जो लाइफ फर्स्ट हमारी अपीयर हुई वो क्या हुई, इसी वाटर के अंदर अपीयर हुई। अब जो ये सेल हमारी फॉर्म हुई, एज यू नो कि जो हमारी प्रिमिटिव अर्थ थी वो क्या था, रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट था उसका, उसके ऊपर जो ऑक्सीजन थी वो क्या थी, एब्सेंट थी। यानी कि जो हमारा प्रिमिटिव अर्थ था उसके ऊपर ऑक्सीजन क्या थी, एब्सेंट थी। एज बिकॉज दिस ऑक्सीजन वाज एब्सेंट देयर, तो जो ऑर्गेनिजम्स थे वो सारे के सारे क्या थे हमारे उस टाइम पे, जो मतलब सेल बनी है वो क्या है, प्रोकैरियोटिक है। ठीक है, पहली बात क्या थी कि जो सेल फॉर्म हुई वो क्या थे, हमारी प्रोकैरियोटिक सेल थी, और जितने भी वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे वो सब एज यू नो प्रोकैरियोटिक है तो वो यूनिक सेलुलर ही रहेगा, और वो इसके साथ साथ क्या थे, वो एनएरोबिक थे। ठीक है, एनएरोबिक थे क्योंकि ऑक्सीजन क्या थी, प्रेजेंट नहीं थी उस टाइम पे, दैट्स व्हाई दे वर एनएरोबिक। और वो कीमोसिंथेटिक थे या कीमो ऑटोट्रॉफ्स कह सकते हो आप, कि वो क्या कर रहे थे, कीमो ऑटोट्रॉफ मतलब कि वो क्या कर रहे थे, जो भी वहां पे केमिकल सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं उन्हीं से अपना फूड क्या कर रहे थे, वो डिराइव कर रहे थे। तो ये तो हमने बात की कि जब लाइफ ओरिजिनेट हुई तो उसमें जो फर्स्ट सेल थी वो किस तरीके की फॉर्म हुई, या जो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म था वो किस तरीके का बना। अब उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे अर्थ के ऊपर क्या हुआ, ऑक्सीजन प्रेजेंट होने लगा, ऑक्सीजन फॉर्म हुआ अर्थ के ऊपर जस्ट बिकॉज ऑफ द वेरियस केमिकल रिएक्शंस दैट वर टेकिंग प्लेस ऑन द अर्थ। अब क्या हुआ, जो ये हमारा फॉर्म हो गया ऑक्सीजन, और इसके साथ साथ चेंजेस आए, जो हमारा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म था वो कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर। जो हमारी एक प्रोकैरियोटिक सेल थी जो कि प्रेजेंट थी, वो प्रोकैरियोटिक सेल किसमें कन्वर्ट हो गई, एक यूकैरियोटिक सेल के अंदर। और इसके साथ साथ जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे वो धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा वो सब क्या हुआ, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर कन्वर्ट हो गए। अब देखो उसके बाद क्या हुआ, अब हम बात करते हैं 500 मिलियन ईयर्स अगो, कि मतलब 2000 से लेकर के जो 500 तक का टाइम था इसके बीच में ये सारे चेंजेस टेक प्लेस हुए। अब जो 500 मिलियन ईयर अगो का टाइम था तो उस टाइम पे क्या हुए, जो इनवर्टिब्रेट्स थे वो क्या हुए, अपीयर होने स्टार्ट हो गए। इनवर्टिब्रेट्स क्या थे, अब अर्थ के ऊपर प्रेजेंट थे। इसमें भी जो हमारा 350 मिलियन ईयर अगो वाला टाइम है, इस टाइम पे जो हमारी फिशेस थी, जोलेस जो फिशेस थी वो क्या थी, उस टाइम पे अर्थ के ऊपर प्रेजेंट थी, और ये वो हमारा
पीरियड था जिसके अंदर जो फिश थी वो डोमिनेंट थी। ठीक है, तो ये यहाँ पे अगर हम बात करें पीरियड की तो वो कौन सा होगा, डेवोनियन पीरियड होगा, जिसके अंदर क्या था, जो हमारी फिशेस थी वो क्या थी, डोमिनेंट थी। और इसको हम क्या कहते हैं, इसे हम एज ऑफ फिश भी कहते हैं। तो यू हैव टू रिमेंबर, हालांकि हम ये जो चार्ट है इसको भी स्टडी करने वाले हैं कि किस तरीके से जो हमारा टाइम टेबल था उसको हम कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे, कैसे उसको कौन कौन सी चीजें जो हमें उसमें लर्न रखनी है। अब देखो जो फिशेस थी, जो लेस फिशेस प्रेजेंट थी, एज यू नो जब हमने क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म किया है ना, तो प्रीवियस क्लास में जब आपने क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म पढ़ा था या प्लांट्स का क्लासिफिकेशन पढ़ा था, तो उसमें हमने एक बात कही थी कि हम हमेशा क्या करते हैं, जो प्रिमिटिव था उससे एडवांस की तरफ मूव करते हैं, यानी जो सबसे पहले अर्थ के ऊपर अपीयर हुए थे वहां से शुरुआत करते हैं बिल्कुल सिंपल से, और धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि जैसे आपने उसको लर्न किया था, इन द सेम वे इवोल्यूशन की प्रोसेस भी टेक प्लेस की। तो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारी फिशेस थी दैट इज नोन एज स्पाइसेस, वो हम पहले लिखते हैं। ठीक है, जो फिशेस थी वो बाद में किसमें कन्वर्ट हो गई, एम्फीबियंस के अंदर, एम्फीबियन से फिर रेप्टाइल्स बने, रेप्टाइल से फिर एव्स, और एव्स के बाद क्या है, मैमल्स। तो ये सेम सीक्वेंस में आपको इवोल्यूशन की प्रोसेस क्या है, टेक प्लेस करवानी है। जो आप इसको करोगे तो आपको जस्ट वो क्लासिफिकेशन का जो पॉइंट था वही लर्न रखना है। अब देखो फिशेस आ गई हैं, फिशेस के जस्ट बाद हम क्या पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन में, एम्फीबियंस के बारे में, क्योंकि फिशेस क्या है, वाटर के अंदर, लैंड के ऊपर ऑर्गेनिज्म एकदम से तो आने से रहा, पहले एम्फीबियंस आएंगे कि वो लैंड पे भी रह सकता है और वाटर में भी रह सकता है। अब देखो जो यहाँ पे फिशेस थी उनके पास क्या थे, जो उनके फिन्स थे वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, जस्ट बिकॉज ऑफ दोज स्ट्रॉन्ग फिन्स these fishes were capable of moving on the land and came back to the water। मीन्स कि ये जो फिशेस थी इनके विंग्स, इनके जो फिन्स थे वो इतने स्ट्रॉन्ग थे कि ये लैंड के ऊपर भी आ जाती थी और फिर लैंड से वाटर के अंदर वापस चली जाती थी, यानी कि परमानेंटली लैंड पे नहीं रह रही है, जस्ट विजिट करने के लिए आया या कोई उसको नीड है उस टाइम पे वो लैंड के ऊपर आई और वापस से कहाँ चली गई, अपने वाटर के अंदर चली गई। तो यानी कि यहाँ से आपको क्या लग रहा है, कौन सी लाइफ अपीयर होने वाली है, पहले के एक्वेटिक थी, पानी के अंदर रह रहा है सब कुछ, लेकिन अब वो लैंड पे जा रहा है वापस आ रहा है, यानी कि कौन सी चीज इवॉल्व हो रही है, यस एम्फीबियंस। तो अब क्या होंगे, यहाँ से जो ये हमारा डेवोनियन पीरियड है जिसमें जो हम एज ऑफ फिश जिसको कह रहे थे, यहाँ से एम्फीबियंस की भी क्या हुई, शुरुआत होनी स्टार्ट हो गई थी। अब इस टाइम पे देखो एक फिश थी दैट इज नोन एज सिलिकन। तो इस फिश को क्या है, सोचा जाता था कि ये जो फिश है वो एक्सटेंट हो चुकी है। एक्सटेंट मतलब कि उसका जो लास्ट मेंबर था ना वो हमने काफी टाइम से नहीं देखा, लास्ट मेंबर ऑफ द स्पीसीज वो हमने काफी ईयर से नहीं देखा, इसका मतलब वो एक्सटेंट हो चुकी है। तो ये जो फिश थी सिलिकन, इसको मान लिया गया था कि भाई ये एक्सटेंट हो चुकी है, बट ऑल ऑफ ए सडन 1938 के अंदर इस फिश को क्या किया गया, देखा गया। ठीक है, इस फिश को क्या है, पकड़ा था किसी ने, और कौन से रीजन में पकड़ा, साउथ अफ्रीका के अंदर। तो ये जो सिलिकन था इसको 1930 के अंदर इसको पकड़ा गया था इन दिस साउथ अफ्रीका, और वहां पे फिर जब इस फिश को स्टडी किया गया, क्योंकि देखो ऑब्वियसली वो इतनी पहले के टाइम पे अराइज हुई थी, इतने पहले के टाइम पे रह रही थी, और जो नॉर्मल फिशेज होंगी उससे वो हल्का फुल्का तो डिफर कर रही थी। तो जब इसको स्टडी किया गया तो ये पाया गया कि ये जो फिश थी इसको हम एक्सटेंट मान चुके थे, बट ये क्या है, ऑल ऑफ ए सडन हमें मिली। ये जो फिश थी ये भी कैपेबल थी कि ये लैंड के ऊपर आ सकती थी और लैंड से क्या है वापस वाटर के अंदर जा सकती थी। अब उसके बाद क्या हुआ, जो जॉलेस फिशेस थी, फिर उसके बाद लॉर्ड फिशेस आई, और उसके बाद ये जो लॉर्ड फिशेस थी एज आई टोल्ड यू, क्योंकि वो लैंड के ऊपर आ रही है और वापस वाटर में जा रही है, यानी कि एम्फीबियन वाली लाइफ क्या थी, वो क्लियर हुई। फिशेस है वो अब क्या है, एम्फीबियंस के अंदर धीरे धीरे उनमें से कुछ एक जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या है, एम्फीबियंस के अंदर कन्वर्ट हो गए, और फिर क्या हुआ, जो एम्फीबियंस से वापस से वो क्या हुए, रेप्टाइल्स के अंदर कन्वर्ट हो गए। ये सब तो जब चल रहा था उस टाइम पे चल ही रहा था, लेकिन 320 मिलियन ईयर अगो क्या हुआ, जो सीवीड्स थे और जो प्लांट्स थे ये भी क्या हुए, फॉर्म हो गए। ठीक है, जो समुद्र था उसके अंदर जो सीवीड्स थी वो फॉर्म हुई, जो प्लांट्स थे वो भी फॉर्म हुए, और फिर ये भी प्लांट्स देखो, क्योंकि जो एनिमल लाइफ है वो लैंड की तरफ अप्रोच कर रही है, लैंड की तरफ मूव कर रही है, प्लांट्स भी क्या हुए, लैंड की तरफ मूव करने स्टार्ट हो गया। ठीक है, प्लांट्स भी क्या हुए, लैंड की तरफ मूव करने स्टार्ट हुए। एज यू नो एल्गा पढ़ते हैं सबसे पहले, फिर हम कहते हैं ब्रायोफाइट्स आए, फिर टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो इसी तरीके से तो ये प्रोसेस टेक प्लेस हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, अब धीरे धीरे आगे की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, जो प्लांट्स हैं वो क्या है, अब लैंड की तरफ मूव करना स्टार्ट कर चुके हैं। अब ये सारी की सारी जो प्रोसेस हमने पढ़ी
ये क्या हुआ, जो 200 मिलियन अगो आगे का टाइम था उसके अंदर। अब जो ये रेप्टाइल्स है वो क्या हुए, धीरे धीरे डोमिनेंट होने लगे ऑन दिस अर्थ, ठीक है। एम्फीबियन बना, एम्फीबियन से रेप्टाइल्स बन गए। अब इनमें से ही कुछ जो रेप्टाइल्स हैं वो क्या हैं, जो हमारे मॉडर्न हमें टर्टल दिखाई देता है, क्रोकोडाइल दिखाई देता है, इनके क्या थे, एंसेस्टर थे जो कि इस टाइम पे प्रेजेंट थे, उसी के डिसेंडेंट, डिसेंडेंट मतलब कि उन्हीं की जो वंशज चले आ रहे हैं वो बोले टर्टल और टोर्टोइज हो गया या फिर क्रोकोडाइल हो गए, वो होंगे। अब जो ये रेप्टाइल्स थे ये क्या हो गए, धीरे धीरे डोमिनेंट होने लग गए, मतलब कि अर्थ के ऊपर इनकी मेजॉरिटी होने लग गई, अर्थ के ऊपर ज्यादातर हमें रेप्टाइल्स से दिखाई देंगे। अब एज वेल एज टेरिडोफाइट्स भी क्या थे, प्रेजेंट थे जो इस अर्थ के ऊपर। जब ये वाला टाइम पीरियड आया उस टाइम पे डोमिनेट होने लगे रेप्टाइल्स भी, और जो टेरिडोफाइट्स थे वो भी क्या हुए, अब डोमिनेंट होने लगे ऑन दिस लैंड। फिर ये जो टेरिडोफाइट्स थे इन्होंने क्या किया, बाद में कोल फॉरेस्ट को फॉर्म किया, और जब ये बरीड हो गए तो उसके बाद रिजल्टेंट क्या हुआ, जो कोल फॉर्मेशन हुई वो टेक प्लेस किया, ठीक है, कोल फॉर्मेशन हुआ उसके बाद। अब हाँ आ गए हम कौन से टाइम पे, 200 मिलियन ईयर अगो। इससे पहले कहाँ थे हम, जो 320 वाला था उसका पढ़ा आपने, फिर हमने कहा कि भाई आगे के टाइम में क्या हुआ, फिर अब देखो 200 मिलियन अगो पहले क्या हुआ। कुछ एक जो रेप्टाइल्स थे, ठीक है, जो ये रेप्टाइल्स बने हैं, इनमें से कुछ जो रेप्टाइल्स थे दे मूव्ड टू द वाटर एंड सम रिमेन ऑन द लैंड, ठीक है। रेप्टाइल्स क्या हुए, अब यहाँ से दो रास्तों में बट गए। हाफ ने डिसाइड किया वी विल मूव टुवर्ड द वाटर, और कुछ ने क्या कहा कि भैया हम तो नहीं रहेंगे, हम लैंड पे रहेंगे, हम वापस से वाटर में नहीं जाएंगे। तो ये क्या हुआ, अब वाटर के अंदर फिशेस भी प्रेजेंट है और रेप्टाइल्स भी प्रेजेंट है, क्योंकि ये रेप्टाइल्स के यहाँ वाटर के अंदर वापस चले गए। लैंड के ऊपर अब क्या प्रेजेंट होंगे, दीज डायनासोर्स। उस टाइम पे क्या हुआ, जो डायनासोर्स थे अब वो क्या हो गए, हमारे डोमिनेंट हो गए ऑन दिस अर्थ। ये जो टाइम पीरियड था जिसमें जो डायनासोर्स थे वो डोमिनेंट थे, इसको हम जुरासिक पीरियड बोलते हैं। जुरासिक पार्क मूवी देखी होगी सबने, देखी नहीं होगी एटलीस्ट सुना तो होगा ही जुरासिक पार्क मूवी के बारे में। तो उसमें जो जुरासिक वर्ल्ड है वो वर्ल्ड किसके लिए है, फॉर दिस पीरियड, जिसके अंदर जो डायनासोर थे वो क्या थे, सबसे ज्यादा प्रेजेंट थे ऑन दिस अर्थ। इनमें भी जो सबसे बड़ा वाला डायनासोर था वो था टायरेनोसोरस, ठीक है, उसका नाम क्या था, टायरेनोसोरस। ये जो डायनासोर था ये सबसे बड़ा था उस टाइम पे। इसकी हाइट कितनी थी, तो इसकी हाइट थी 20 फीट, ठीक है, इसकी हाइट अप्रोक्सीमेटली कितनी थी, 20 फीट थी। उसके बाद क्या हुआ, देखो जो 65 मिलियन अगो पहले का टाइम आया, मतलब कि ये 200 मिलियन अगो पहले प्रेजेंट थे, फिर उसके बाद जुरासिक पीरियड भी इसी के अंदर आया, फिर 65 मिलियन ईयर अगो पहले क्या हुआ, जो ये डायनासोर थे सारे के सारे ऑल ऑफ ए सडन एक्सटिंक्ट हो गए, सारे के सारे जल्दी से खत्म हो गए ऑल ऑफ ए सडन। तो इसका कुछ पर्टिकुलर रीजन हमें पता नहीं है कि क्या रीजन रहा, किस वजह से ये क्या हुए, सारे के सारे एकदम से खत्म हो गए। माना जाता है, कुछ कहते हैं कि ये क्या हुए, बर्ड्स के अंदर कन्वर्ट हो गए, है ना, क्योंकि हमने बोला कि भैया जो एम्फीबियन है उसके बाद रेप्टाइल आएगा, रेप्टाइल के बाद जो होंगे हमारे बर्ड्स आएंगे। तो कुछ का मानना था कि जो डायनासोर थे वो क्या हुए, चेंज हो गए इनटू द बर्ड्स। कुछ का मानना था कि एक बड़ा सा एस्टेरॉइड अर्थ के ऊपर फॉल हुआ जिसकी वजह से क्या हुआ, डस्ट के क्लाउड्स फॉर्म हुए, एज अ रिजल्ट जो हमारा एटमॉस्फेयर था पूरा कवर हो गया, उसकी वजह से सनलाइट जो थी वो काफी सालों तक अर्थ के ऊपर फॉल नहीं हुई और इस वजह से वो खत्म हो गई। तो डिफरेंट थ्योरीज हैं, बट कोई पर्टिकुलर ऐसी थ्योरी नहीं है कि किस वजह से एक्सटिंक्ट हुए। सो यू हैव टू स्किप दैट वन, क्योंकि आपका एनसीईआरटी में नहीं गिवन है, सो यू हैव टू स्किप दैट पार्ट। अब देखो जो डायनासोर थे वो क्या हुए, एक्सटिंक्ट हो गए, और उसके बाद क्या हुए, अर्थ के ऊपर आए बर्ड्स, और बर्ड्स के बाद क्या हुए, मैमल्स, ठीक है। तो बर्ड्स और मैमल्स फॉर्म हुए। एज यू नो आज के टाइम पे जो मैमल्स हैं वो क्या है, बहुत ज्यादा नंबर में हैं, और प्लांट्स के अंदर अगर हम बात करें तो जो हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स हैं 2000 एक्सोफॉर्म्स, तो वो क्या है, डोमिनेंट है ऑन दिस अर्थ। अब देखो जो रेप्टाइल्स थे, यहाँ पे हमने इनकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर को नहीं किया कि रेप्टाइल्स के बीच क्या खासियत थी इनकी। तो रेप्टाइल जो होते हैं ये क्या कर रहे थे, एग लेइंग कर रहे थे, और इनका जो एग था ना वो क्या था, कवर्ड था विद द हेल्प ऑफ हार्ड शेल, ठीक है, हार्ड शेल्स की वजह से वो क्या है, कवर्ड है। एज ए रिजल्ट जो इनके एग्स होंगे वो सन की जो लाइट है, सनलाइट है, उसकी वजह से ड्राई अप नहीं होंगे। लेकिन इससे पहले क्या था, जो एम्फीबियंस थे वो तो वाटर के अंदर ही अपनी एग लेइंग कर रहे थे, तो उनको ऐसे कुछ खास अलग से प्रोटेक्शन की नीड नहीं थी, क्योंकि वो वाटर में ही है तो वो ड्राई अप तो होंगे ही नहीं, उसके कोई चांसेस नहीं थे। बट रेप्टाइल्स के केस में क्योंकि वो लैंड के ऊपर अपने जो एग्स को ले करेंगे, इस वजह से उनके जो एग थे उसके चारों तरफ एक हार्ड शेल और यू कैन से हार्ड कवरिंग प्रेजेंट होती है, जो कि उसको ड्राई अप होने से प्रिवेंट करेगी।
अब जो मैमल्स हैं, एज यू नो, जो मैमल्स होंगे वो क्या कर रहे हैं, दीज आर द एनिमल्स जिनके पास क्या होंगे, मैमल ग्लैंड्स होंगे, ये यंग वन को बर्थ देते हैं, यानी कि ये विविपैरस है ना। जो मैमल्स फॉर्म हुए अब एट द एंड वो क्या है, सारे के सारे विविपैरस है। विविपैरस है तो देखो ये भी एक एडवांटेज थी, विविपैरस है इसका मतलब क्या होगा, दे गिव बर्थ टू द यंग वंस, वो जो बेबीज होंगे उनको ये फॉर्म करेंगे। अब जो बेबी की डेवलपमेंट होगी इट विल टेक प्लेस इनसाइड द मदर्स बॉडी। अब इस वजह से क्या हुआ, जो डेवलपिंग फिटस है या जो बेबी डेवलप हो रहा है उसको काफी ज्यादा प्रोटेक्शन मिलती है, एज वेल एज क्या होगा, उसको जो भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो डायरेक्टली क्या होगा उससे ले लेगा, जो मदर की बॉडी होगी वहां से। और जो ये मैमल्स होते हैं वो क्या होते हैं, प्रीनेटल केयर देते हैं टू देयर यंग वंस। तो इस वजह से ये जो एक हमारी प्रोसेस है विविपैरस वाली कि वो यंग वन को बर्थ दे रहा था, तो ये क्या था, काफी ज्यादा हेल्पफुल था एट दिस लेवल। ठीक है, हमने क्या कहा, हम हमेशा बेटरमेंट की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं। तो देखो जो एम्फीबियंस थे उनके जो एग थे वो क्या कर रहे थे, डायरेक्टली उन्होंने वाटर के अंदर लेकर दिया, तो वो प्रेडेटर को डायरेक्टली एक्सपोज हो रहे थे। रेप्टाइल्स ने क्या किया, उसके चारों तरफ एक हार्ड कवरिंग फॉर्म की। बट जब मैमल्स तक पहुंचे वो लोग, तो मैमल्स के अंदर क्या हुआ, वो क्या कर रहे हैं, विविपैरस है, तो वो अपने बेबी को अपनी बॉडी के अंदर ही फॉर्म करेंगे और डायरेक्ट जो बेबी होगा उसको ही बर्थ दे रहे हैं। अब देखो यहाँ पे आपका एक छोटा सा कंसेप्ट और है कि जो साउथ अमेरिका था वो क्या था, सेपरेट था, और नॉर्थ अमेरिका क्या थी, सेपरेट थी। तो मतलब कि जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट है उसका भी काफी ज्यादा रोल हुआ इन दिस प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। जो साउथ अमेरिका रीजन था वो क्या हुआ, जस्ट बिकॉज ऑफ द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट है यानी कि जो कॉन्टिनेंट्स है वो मूव हुए, उसकी वजह से वो क्या हुआ, बाद में जाकर के मर्ज हो गया विद दी नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका के साथ ये क्या हुआ, मर्ज हो गया। अब देखो क्या हुआ, जो नॉर्थ अमेरिका के अंदर जो स्पीसीज रह रही थी ऑर्गेनिजम्स की, उन्होंने क्या किया, ओवरराइड कर दिया दोज दैट वर प्रेजेंट इन द साउथ अमेरिका। तो उसकी वजह से वहां की जो स्पीसीज थी वो क्या हुई, धीरे धीरे कम होने लग गई। अब ये जो साउथ अमेरिका के एनिमल्स थे वो क्योंकि दूर चले गए, तो इसकी वजह से जो अफ्रीका वाला रीजन था वहां के जो मैमल्स थे, पाउच्ड मैमल्स थे, उनको काफी ज्यादा एडवांटेज मिल गई क्योंकि उनका कंपटीशन ही कम हो गया। देखो पहले आप कम्पीट कर रहे हो राइट, सेम जगह के लिए, सेम फूड के लिए, बट ऑल ऑफ अ सडन क्या हुआ, आपके कॉम्पिटिटर से चले गए। ये सारे कॉम्पिटिटर कहाँ चले गए, ड्यू टू द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, ये नॉर्थ अमेरिका के पास चले गए। तो इस वजह से उनका कंपटीशन कम हुआ और वो क्या हुए, ज्यादा ग्रो किए इन दैट पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द अफ्रीका। अब जो मैमल्स हैं, जरूरी नहीं है सारे के सारे मैमल्स क्या हैं लैंड के ऊपर ही प्रेजेंट होंगे, कुछ एक एक्वेटिक मैमल भी होते हैं, जिसमें आपका एग्जांपल आ जाएगा किसका, वेल, डॉल्फिन, सी, ये सब क्या है हमारे जो एक्वेटिक मैमल्स हैं उनके एग्जांपल है। अब हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट टॉपिक को, दैट आई टोल्ड यू, कि जो हमारा टाइम टेबल था उसको समझते हैं कि किस टाइम पीरियड को, मतलब कितने ईयर से कितने ईयर तक के टाइम को हमने कौन सा नाम दिया है और उसको किस तरीके से हम स्टडी करेंगे। तो चलिए आप उस टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं और उसको स्टडी करते हैं कि उसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स आएंगे। सो स्टूडेंट्स, हेयर इज द टाइमलाइन ऑफ इवोल्यूशन। अब जो हमारा टाइमलाइन है इवोल्यूशन का, हमने इसको 3 पार्ट्स में मेनली देखो डिवाइड कर रखा है। हमने मेन तो ये पढ़नी है कि ईराज कितने हैं। ठीक है, ईरा का मतलब कि एक युग, हिंदी में युग कहते हैं ना हम लोग, कि युग होता है, एक पर्टिकुलर युग होता है। युग मतलब कि एक टाइम पीरियड कि इतने से स्टार्ट हुआ इतने पे ख़त्म हुआ, इस तरीके से। तो ये जो ईराज होंगे इनको हमने फर्दर पीरियड्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है, और इन पीरियड्स के अंदर भी कुछ एक इपॉक्स होंगे, अगर उसमें कुछ मतलब स्पेशल अकर किया हो तो हमने उसको और डिटेल में स्टडी करने के लिए क्या किया, इपॉक के अंदर डिवाइड किया। बट हम यहाँ पे मेनली जो मेन पॉइंट्स हैं दैट यू हैव टू रिमेंबर उनको ही स्टडी करेंगे और पढ़ेंगे स्पेशल फीचर्स के बारे में कि क्या स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक थी किसी भी पर्टिकुलर पीरियड की या किसी भी पर्टिकुलर इपॉक की। अब देखो आपको ये याद रखना है कि जो हमारे ईराज हैं ये टोटल 3 हैं, पैलेओजोइक, मीजोजोइक एंड सीनोजोइक। ठीक है, 3 ईराज है हमारे, पैलेओजोइक, मीजोजोइक एंड सीनोजोइक। जो सीनोजोइक है ये हमारा कौन सा है, करंट वाला है, यानी कि जो एट प्रेजेंट चल रहा है हमारा वो, और ये क्या है हमारा वेरी बिगनिंग वाले 2 है। ठीक है, तो अगर आप देखो तो सीक्वेंस रिवर्स में किस तरीके से जाएगी, दिस इज अवर प्रेजेंट टाइम, और इस तरीके से जाओगे तो ये क्या होगा, हमारा रिवर्स हो गया कि भैया ये रिवर्स है, ये उल्टी डायरेक्शन है, यानी कि पास्ट में जाएंगे हम। अब जो हमारे पीरियड्स होंगे उनको हमने किस तरीके से, मतलब जो ईरा है उसको किन किन पीरियड्स के अंदर डिवाइड किया, तो जो हमारा पैलेओजोइक ईरा है ना इसको हमने डिवाइड किया इन 4 पार्ट्स के अंदर, जो कि क्या है इसके पीरियड्स हैं। फर्स्ट इज द सेल्यूरियन, देन डेवोनियन, कार्बोनिफेरस एंड पर्मियन।
जो मीजोजोइक ईरा है इसके अंदर आपके फर्दर पीरियड्स हैं ट्रायसिक, जुरासिक एंड क्रिटेशियस। जो सीनोजोइक होगा इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, यानी कि दो पीरियड्स के अंदर। फर्स्ट इज द टर्शरी एंड नेक्स्ट इज द क्वार्टनरी। अब ये क्वार्टनरी वाला वो देखो हमने क्या बोला, हम यहाँ से रिवर्स में जा रहे हैं यानी कि पास्ट में जा रहे हैं इधर से, तो ये क्या हमारा प्रेजेंट वाला होगा। अब इनको भी हमने क्या हुआ इपॉक्स के अंदर डिवाइड किया। तो जो टर्शरी वाले हैं या जो हमारा ये सीनोजोइक वाला होगा इसमें टोटल इपॉक्स ये सब है, पैलियोसिन, इयोसिन, ओलिगोसिन, मायोसिन, प्लियोसिन, प्लिस्टोसिन एंड होलोसिन। होलोसिन क्या है हमारा रिसेंट वाला है। अब इनका टाइम पीरियड कैसे याद रखें, ये भी क्वेश्चन होगा ना माइंड में। तो देखो जो एट प्रेजेंट है ये तो 0 मिलियन ईयर अगो हो गया। अब इनमें हम 50-50 ऐड करेंगे। इसके ऊपर जाओ तो ये क्या हमारा 50 मिलियन ईयर अगो पहले, यानी कि 50 जो मिलियन साल थे हमारे उससे पहले की बात कर रहे हैं। फिर जो क्रिटेशियस है वो हमारा कब अकर करा था 5, ये 50 था तो 50 में 50 ऐड किए तो 100 हो गया। तो क्रिटेशियस हमारा 100 मिलियन ईयर अगो पहले था। फिर जो जुरासिक था वो हमारा 150 मिलियन ईयर अगो था। ये कितना हो गया 200 मिलियन ईयर अगो। ये 250 एंड दिस इज 300 एंड दिस इज गोना बी सॉरी दिस वन इज द 350 मिलियन ईयर अगो। तो ये इनके टाइम पीरियड हो गए कि ये इस तरीके से क्या थे एग्जिस्ट कर रहे थे। अब देखो हमने जो अभी अभी पढ़ा ना उसी चीज़ को आपको क्या रखना है माइंड में रखना है और उसके अकॉर्डिंगली आपको जस्ट इसके जो फीचर्स होंगे उनको देखना है। तो हमने सबसे पहले क्या बोला कि भाई हमारे जो 350 मिलियन वाला टाइम था उस टाइम पे हमारी फिशेस जो थी वो क्या होती हुई या प्रेजेंट थी वहाँ पे, और उस टाइम पे जो एम्फीबियंस है वो क्या हुए ओरिजिनेट होने स्टार्ट हुए, क्योंकि फिशेस क्या थी हमारी कैपेबल थी कि वो मूव ऑन करके या तो लैंड पे आ सकती थी और लैंड से वापस वाटर के अंदर जा सकती थी। तो जो हमारे 350 वाला टाइम पीरियड था वो कौन सा हो गया डेवोनियन पीरियड हो गया। और इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या हो गई कि जो फिश हैं वो उनका टाइम था ये वाला, ठीक है। इट वॉज द एज ऑफ फिश, ठीक है। ये हमारा क्या था एज ऑफ फिश था। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जामिनेशन में कि एज ऑफ फिश कौन सा था तो डेवोनियन पीरियड। और अगर हमसे ईरा पूछेगा तो कौन सा होगा पैलेजोइक ईरा होगा। अब यहाँ पे ही क्या हुआ एम्फीबियन हमारे ओरिजिनेट स्टार्ट हुए, क्योंकि जो फिशेस थी वो क्या हुई धीरे धीरे अब लैंड की तरफ मूव करना स्टार्ट कर रही थी। फिर 300 मिलियन अगर पहले क्या हुआ हमने बोला ना कि एम्फीबियन से वो फॉर्म हो गए थे फ्रॉम दिस फिशेस। तो उसके बाद क्या हुआ फिश के बाद कौन सा एज आ गया एज ऑफ द एम्फीबियन आ गया। तो एज ऑफ एम्फीबियन कौन सा है कार्बोनिफेरस है। एज वेल एज हमने कहा था कि जो हमारे टेरिडोफाइट्स है वो प्रेजेंट थे और जो कोल फॉरेस्ट थे वो क्या हुए यहाँ पे फॉर्म हो गए। तो इस टाइम पीरियड के लिए हमने क्या नाम दिया कार्बोनिफेरस वाला दिया। फिर हमने बात कही थी कि 200 मिलियन अगो पहले क्या हुए जो हमारे रेप्टाइल से वो फॉर्म हुए थे। उसमें भी हमने कहा कि जो डायनासोर थे या जो हमारे मैमल्स थे ये दोनों क्या हुए अपीयर होने स्टार्ट हुए यहाँ पे। तो फर्स्ट डायनासोर और यू कैन से मैमल्स भी क्या हुए इस टाइम पे फॉर्म हुए। और इस टाइम पीरियड पे हमारे जो जिम्नोस्पर्म थे वो क्या थे डोमिनेंट थे। अब देखो यहाँ पे क्या था हमारा डोमिनेंट टेरिडोफाइटा था, ठीक है। यहाँ पे हमारा कौन सा था टेरिडोफाइटा डोमिनेटिंग था। और हमें पता है कि पहले एल्गा आया था, एल्गी के बाद फिर ब्रायोफाइटा आया था और ब्रायोफाइटा के बाद टेरिडोफाइटा आया था हमारा। और फिर हमने कहा था कि जिम्नो आएंगे, जिम्नोस्पर्म आएंगे और जिम्नोस्पर्म के बाद फिर भैया हमारा एंजियोस्पर्म आएगा, ठीक है। तो अब टेरिडोफाइटा का तो टाइम चला गया, अब क्या यहाँ पे प्रेजेंट है हमारे जिम्नोस्पर्म। तो यानी कि जो ट्रायसिक पीरियड था इसमें हमारे डायनासोर्स थे वो क्या हुए बनने स्टार्ट हुए थे, ओरिजिनेट जस्ट हुए थे। और जो हमारा जिम्नोस्पर्म था वो क्या था डोमिनेटिंग इन नेचर था, यानी कि सबसे ज़्यादा नंबर में जो प्लांट्स प्रेजेंट होंगे इन सब में से वो कौन से होंगे जिम्नोस्पर्म वाले होंगे। उसके बाद क्या हुआ 150 मिलियन ईयर अगो पहले क्या हुआ हमारा जुरासिक पीरियड आया। जुरासिक एज आई टोल्ड यू ना कि जुरासिक जो हमारा पार्क मूवी बनी है वो इसी नाम पे बनी है कि भाई डायनासोर का है वो, तो उस नाम से तो आपको वैसे भी याद देगा कि जुरासिक मूवी में डायनासोर था, तो यानी कि जुरासिक पीरियड क्या है डायनासोर का है। लेकिन ये वाला पीरियड हमारा किस ईरा में आ रहा है तो ये हमारा मीजोजोइक ईरा के अंदर आ रहा है। इस टाइम पे क्या हुआ जो डायनासोर थे वो डोमिनेटिंग इन नेचर थे, यानी कि सबसे ज़्यादा डायनासोर यहाँ पे प्रेजेंट थे। और सबसे बड़ा डायनासोर कौन सा हमारा यस टायरेनोसोरस। टायरेनोसोरस क्या है हमारा सबसे बड़ा डायनासोर था जो कि उस टाइम पे प्रेजेंट था। फिर बात करें अगर हम क्रिटेशियस जो हमारा पीरियड है उसकी, तो इस टाइम पे क्या हुआ हमने बोला ना कि
65 मिलियन ईयर अगो के आसपास में क्या हुआ, जो डायनासोर्स थे वो हमारे एक्सटिंक्ट हो गए थे। यानी कि क्रिटेशियस जो कि 100 मिलियन ईयर अगो स्टार्ट हुआ था और 50 मिलियन ईयर अगो पहले ख़त्म हो गया था, तो इसके बाद ही क्या हुआ, जो डायनासोर थे दैट इज 65 मिलियन ईयर अगो पहले वो क्या हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए ऑल ऑफ ए सडन। और जो जिम्नोस्पर्म थे उनको रिप्लेस कर लिया अब यहाँ पे, जो एंजियोस्पर्म थे वो क्या हुए अब यहाँ पे धीरे धीरे ओरिजिनेट होने स्टार्ट हो गए। फिर हम बात करते हैं हमारे प्रेजेंट ईरा की, दैट इज़ द सीनोजोइक। इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया पीरियड्स के अंदर, टर्शरी एंड क्वार्टनरी पीरियड के अंदर। इसमें हमारी इपोक्स थी। तो जो हमारा पैलियोसीन इपोक था, इस टाइम पे क्या हुआ, जो मैमल्स से और बर्ड से वो फॉर्म हुए। हमने अभी अभी जस्ट डिस्कस ही किया है कि जो डायनासोर्स थे, ये माना जाता है कि जो डायनासोर्स थे वो बर्ड्स और मैमल्स के अंदर कन्वर्ट हो गए थे, या फिर कुछ एक जो थे वो किसी भी रीज़न से एक्सटेंट हो गए। तो ये क्या हुआ, मैमल्स और बर्ड क्या थे, टर्शरी जो हमारा पीरियड है ऑफ द सीनोजोइक ईरा, उसमें भी पैलियोसीन जो हमारा इपोक है उसके अंदर मैमल्स और बर्ड क्या हुए, फॉर्म हो गए। और जो होलोसीन है ना, ये वाला, ये हमारा है एज ऑफ मैन। ठीक है, हम ह्यूमन बींग्स का जो एज है वो कौन सा है, होलोसीन वाला है। तो ये क्या है हमारा, जो हमने जस्ट अभी ब्रीफ अकाउंट पढ़ा है इवोल्यूशन का, उसी को जस्ट अगर हम एक टेबुलर फॉर्म के अंदर लिखेंगे तो हम इस तरीके से लिखेंगे कि भैया इसके अंदर ये सब हमारे क्या हैं, ईराज है, ये हमारे पीरियड है, इपोक है, और ये इसके क्या है, स्पेशल फीचर्स हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने पढ़ा कि जो हमारा इवोल्यूशन की प्रोसेस थी वो किस तरीके से टेक प्लेस हुई, एज वेल एज हमने जो हमारा टाइम पीरियड था दैट इज गिवन इन योर एनसीईआरटी बुक, उसको भी समझा है। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर जिसमें हम लास्ट टॉपिक दैट इज ऑल अबाउट ह्यूमन इवोल्यूशन, कि हम ह्यूमन बींग्स किस तरीके से इवॉल्व है उसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना इस चैनल को, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए।